मुश्किल से 6 या 7 साल की थी। मेरे जो एज के बॉयज थे, इतना हमें नॉलेज नहीं था कि क्रिकेट क्या है और क्या नहीं है। 85 से 99 तक इंडियन रेलवेज ने जीते। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम और फर्स्ट सीरीज 84 में दोनों साथ। Sandhya Agrawal, the pride of India and the cricket world, the international cricketer, the right-handed batsman and off-break bowler who was the captain of Indian team. Today we'll be discussing her cricket journey here. संध्या दीदी, आपको क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार इंडिया का अर्जुन पुरस्कार मिला है और मध्य प्रदेश सरकार का भी विक्रम अवार्ड मिला है। आप क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के लाइफ मेंबर हो और आपने 1984 से 1995 तक हमारी इंडियन टीम को एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। तो आपकी ये सफलता का श्रेय आप किसे देंगी? बेसिकली उनमें का मैं जब मुश्किल से 6 या 7 साल की थी, तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ इंदौर में, वहां पर से सामने ही नेहरू स्टेडियम है। और मैं अपनी गली में मेरे जो एज के बॉयज थे उन सबके साथ में सब तरह के खेल खेलती थी। गुल्ली डंडा भी खेलती थी, पतंग भी उड़ाते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। फिर एक दिन हमारे साथ में कोई एक लड़के ने एक बैट लेके आया, तो उसने कहा कि अपन अब आज से क्रिकेट खेलेंगे। तो इतना हमें नॉलेज नहीं था कि क्रिकेट क्या है और क्या नहीं है। तो हमने पूछा कैसे खेलेंगे, तो बोले कोई बात नहीं। उसने मेरे हाथ में बॉल दे दी, बोले आप बॉल फेंको, मैं बैटिंग करूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने उसे बॉल फेंकी तो वो मारने लग गया। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, इतनी बार जाके हम बॉल नहीं उठाने वाले, अब आप आ जाओ, आप बॉल फेंको, हम बैटिंग करेंगे। तो मेरा क्रिकेट में तब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे। और चूंकि मेरे घर के सामने स्टेडियम था, तो जब मैं गली में अपने फ्रेंड्स के साथ में क्रिकेट खेलने लग गई, तो स्टेडियम में भी क्रिकेट होता था। उस समय वहाँ रणजी ट्रॉफी मैच बहुत होते थे। गवास्कर, विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, वेंकट राघवन जो ऑफ स्पिनर थे, ऐसे कई बड़े सितारे वहां पर रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए आते थे। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं, तो एक दिन मैं वहां पर गई स्टेडियम में। मेरे फादर मेरे को लेके गए स्टेडियम में। तो मैंने देखा कि वहाँ गर्ल्स की नेट चल रही थी, और वहाँ मधुकर सोमन दादा और गोपाल तारे सर, वो दोनों वहां पर गर्ल्स को क्रिकेट सिखा रहे थे। तो हम लोग तो जो स्टेडियम की कॉरिडोर थी वहां खड़े होकर मैंने देखा, तो मैंने मेरे फादर से कहा कि मैं भी इनके साथ खेलना चाहती हूँ। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, अभी वो लोग वहां से फ्री होके आए तो फिर बात करते हैं। तो जब वो दादा वहां से फ्री होके आए, तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि ये मेरी बच्ची है, क्रिकेट खेलना चाहती है। तो उन्होंने, चूंकि उस समय तो मैं ऐसा मिडीज वगैरह पहन के गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको क्रिकेट खेलना है तो शूज पहन के क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा हम कल से पहन के आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो गया। संध्या दीदी, आपने क्रिकेट कब और कैसे खेलना शुरू किया और अपनी टेक्निक्स को अपस्किल करने के लिए आपने क्या क्या किया? बेसिकली जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया 78 में, तो मैं एक स्टेडियम में बैठ के कई बार मैंने रणजी मैचेस भी देखती थी। और मेरे साथ में गोपाल तारे सर भी बैठते थे। वो भी बहुत मतलब इंटरेस्टेड थे। तो हम लोग को वो मतलब गाइड भी करते थे कि आप लोग इन प्लेयर्स को देखो, ये लोग कैसे खेलते हैं, इन लोग कैसे स्टांस लेते हैं, इनके किस शॉट के लिए बैट कहाँ से आता है, बैट कितना लिफ्ट करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हमें ये सब चीजें सिखाते थे। तो हम उनके साथ में बैठते थे। और जब शाम को हमारी नेट्स होती थी, तो हम कोशिश करते थे कि हम उस तरह से धीरे धीरे खेलना शुरू करें। संध्या दीदी, आपके साथ जो टीम मेंबर्स रहे जब आप खेलती थी या अभी ऑफ द फील्ड जब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रही हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा रही हैं, तो हम सबका मानना है कि आप यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करती हैं। तो ऐसा आप कैसे कर पाती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं
कि यंग जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, अगर आप यंगस्टर्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे इस चीज को आगे जाके डेवलप करेंगे? पहली बात है, सीनियर्स टीम में जरूर चाहिए क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीनियर का और यंगस्टर्स का, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब यंगस्टर्स आपके साथ में आते हैं तो टीम में एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी लाते हैं वो लोग एक्स्ट्रा एनर्जी लाते हैं जो कि टीम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मेरा हमेशा इसलिए एक सोच है कि अगर आपके पास यंगस्टर इस लेवल के हैं कि आप उन्हें धीरे धीरे अंडर 23 में या 19 में या 50 या सीनियर में प्रमोट कर सकते हैं तो उनको आपने जरूर लेना चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी पूजा वस्त्रकार का। पूजा वस्त्रकार बहुत छोटी थी, मुश्किल से 12 या 13 साल की थी जब हमने उन्हें टैलेंट सर्च में देखा था। तो जब मैं शेडोल गई थी और उसको टैलेंट सर्च में मैंने देखा था, बहुत रॉ थी वो, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी थी। तो मेरे को लगा कि इसकी एनर्जी को हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। और चूंकि वो इंटरेस्टेड भी बहुत थी, मेहनती भी बहुत थी, तो इसीलिए हमने उसको इतनी कम उम्र में इधर एमपी टीम में लेके आए। और यहाँ पर उसको जब अच्छा कोचिंग मिला तो उसने बहुत जल्दी, हार्डली 16 ईयर्स में सीनियर टीम में अपनी जगह बना ली थी। यंगस्टर अगर टैलेंटेड है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके इनका फ्यूचर बन सकता है तो उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपको आने वाले वर्ल्ड कप में क्या चांसेस दिख रहे हैं लेकिन इसके प्रदर्शन के? टीम सभी अच्छी है, मैंने जितनी भी टीम्स को देखा है, मैं टीवी पे काफी मैचेस देखे सभी टीमों के, टीम तो सभी अच्छी हैं। और चूंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आईसीसी के टूर्नामेंट में मोस्टली फ्लैट विकेट बनाए जाते हैं जहां पर मैक्सिमम रन बन सके। तो इंडिया टीम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है और अच्छे बैट है उनके पास में। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा कर रहा है। और अभी जो रिसेंट में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज हुई है उसमें उन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान ने भी अच्छा किया है, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा किया है। अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर कौन सी टीम ज्यादा ले सकती है। हाँ, मतलब अभी न्यूजीलैंड भी एक्चुअली अच्छा कर रही है तो लेकिन देखना यह है कि ये जो एक प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का एक अपना प्रेशर होता है। हाँ। सीरीज का प्रेशर अलग होता है, लेकिन जो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है ना, वो कौन सी टीम ज्यादा बियर कर सकती है, तो वो जो टीम बियर करेगी डेफिनेटली वो टीम निकल जाएगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ा भी है ना, वो यही है कि आपको है ना राइट टाइम पे, मतलब काउंसलिंग आपको खेलते टाइम जैसे लगती है, जब आपको डिटैच करना हो खुद को स्पोर्ट्स से तब भी काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब क्योंकि बहुत टफ डिसीजन होता है कि आपने 10-12 साल किसी चीज को दिए हैं और उसके बाद हर व्यक्ति तो इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा। और उस वक्त आपको कुछ और जीवन में करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जीवन के 50-60 साल और बच्चे हैं, बहुत बच्चे। तो उस वक्त का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले 50 साल बहुत जरूरी साल। राइट। मेरे साथ भी खुद के साथ ऐसा हुआ ना। हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम 84 में इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई, उस समय मैं एलएलबी कर रही थी। हाँ। और मेरा फाइनल ईयर था और मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 90+ मार्क्स थे। तो मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मैं एलएलएम करूं और जज की एग्जाम अपेयर करूं। हाँ। है ना। तो उस समय तो वो क्रिकेट को किसी ने कभी करियर बनाने के बारे में सोचा नहीं था। तो पर मेरा इंटरेस्ट पूरा क्रिकेट में था, मैं एलएलबी कर रही थी। हाँ, मैंने कहा चलो मैं कर रही हूँ। क्यों कर रहे थे? क्यों यूनिवर्सिटी खेलना। ओहो, मेन मोटो क्या था? 7 years यूनिवर्सिटी खेलना। तो 3 साल ग्रेजुएशन के हो गए, 3 साल एलएलबी के जाते थे और फिर एक एलएलएम का साल हो जाता था। पर वो समय ऐसा पॉइंट आया कि मेरी फाइनल ईयर की एग्जाम और फर्स्ट सीरीज 84 में दोनों साथ में थे। तो पर मेरे फादर बहुत सपोर्टिंग थे, उन्होंने मेरे को बोला क्या करना है, मैंने कहा नहीं मैं सीरीज कहीं जाऊँ। तो मैंने फाइनल ईयर छोड़ा। फिर नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर की जब पेपर मेरा आए तो न्यूजीलैंड सीरीज आ गई। हाँ। वो भी इंडिया में थी, फिर मैंने छोड़ा। फिर थर्ड ईयर जब 86 में आए तब मुझे इंग्लैंड जाना था। हाँ। तब मैंने छोड़ा वापस। पहले एग्जाम मई जून में होते थे ना। हाँ। और मैं उसी पीरियड में मेरे को इंग्लैंड जाना था, या तो मैं इंग्लैंड छोड़ती। नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, तो देखो मेरे साथ भी ये सब चीजें आई, तो मैंने इसीलिए ना, मैंने सिर्फ बीए एलएलबी किया, पर मैं एलएलएम इसलिए नहीं कर। आपने बीए में भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मैंने बीए, ये तो दिस इज समथिंग अमेजिंग कि एक व्यक्ति जिसके नाम 190 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में,
वो व्यक्ति अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप भी करता है। नहीं, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, मेरे को एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मेरा 92% का ग्रेजुएशन है, और उसके साथ में मैं ये इंडिया भी खेल रही थी, इसलिए इंदौर यूनिवर्सिटी ने मेरे को बेस्ट ऑलराउंडर का गोल्ड मेडल दिया था। हाँ, मेरे पास से हुआ। उस समय गोल्ड का भाव था कुछ 3,000 रुपए, हाँ, और आज 113 है। वो है मेरे पास गोल्ड मेडल अभी भी रखा। सना जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने भी क्रिकेट का बहुत लंबा समय जो है वो वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCI इनसे खेला है, और बाद में उसका मर्ज हुआ BCCI में और 2006 में। तो आपने ये जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है क्रिकेट की, वुमेन्स क्रिकेट की, इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट प्लीज कीजिए। एक्चुअली बेसिकली जब मैंने 78 में क्रिकेट स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, इवन हमारे पास तो विकेट भी नहीं थी और खेलने के लिए बॉल भी नहीं थी। हम लोग कॉर्क बॉल से खेलते थे, और जो हैप्पी वंडर्स पे अपन खेलते थे, स्टेडियम पे खेलते थे, तो एक प्लेन ग्राउंड था, उसके ऊपर अपन लोग क्रिकेट खेलते थे। हमारे लेग गार्ड्स और ग्लव्स इतने पतले होते थे कि बॉल जब आके लगती थी तो हमारे को यहाँ चोट लगती थी, हमें चोट लगती थी। पर चूंकि मतलब एक बोलते हैं ना जिसको जुनून था कि कुछ भी हो हमें तो क्रिकेट खेलना है, तो बस वो जुनून के कारण हम लोगों ने क्रिकेट खेला। हमने ना कभी ये सोचा कि इसको हमें करियर बनाना है, या हमने कभी फाइनेंशियल के लिए भी नहीं सोचा। एक जुनून था हमें कि भाई ठीक है हमें तो क्रिकेट खेलना है, लोग गेम खेलते हैं, हमें भी गेम खेलना। मैंने आपको इवन कभी भी हेलमेट लगाए नहीं देखा, राउंड कैप में ही देखा है। मैंने कभी हेलमेट और थाई पैड कभी नहीं पहना। ग्रेट। हाँ, कभी नहीं पहना। मतलब इवन इंग्लैंड के विकेट्स मैंने नहीं पहना। हालांकि मेरे को डायना ने इंग्लैंड में समझाया था कि संध्या, जब हम लोग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे जाने के पहले, तो उसने मुझसे कहा था कि तू आदत में डाल ले, देख इंग्लैंड में हो सकता है जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा कि यार देख मैं कोशिश करती हूँ, पर अगर मुझसे नहीं हुआ तो फिर मुझे जबरदस्ती नहीं करना। पर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उसने मुझसे कहा तू कोशिश कर ले नेट्स में। तो मेरे को थाई पैड पहनना भी कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि आजकल क्या होता है जब हमारे पास बच्चा ग्राउंड पे पहली बार ही आता है ना, तो हम सबसे पहले उसको थाई भी पहना देते हैं, हेलमेट भी पहना देते हैं, और लेग गार्ड भी बड़े बड़े पहना देते हैं। तो बच्चे को ये मालूम रहता है कि ये सब चीजों के बिना आप खेल नहीं खेल सकते। लेकिन जब हमने क्रिकेट शुरू किया था तो हमारे पूरे क्लब पे 2 पैर तो लेग गार्ड थे, 2 पैर ग्लव्स थे, और 2 ही बैट थे। तो हम जब मैच खेलते थे ना, तो जैसे 2 जने खेल रहे हैं ना, तो तीसरे को जाना है ना, तो तैयार रहता था, और जैसे कोई आउट हुआ तो फटाफट 2 जने जाके रास्ते से उसके लेग गार्ड निकाल रहे हैं, एक पहना रहा है, एक इसको पहना रहा है, हाथ में ग्लव्स दे रहे हैं, और हम चले जाते थे अंदर। मतलब उस समय हमारे पास इतना ही साधन था, हम एक किट बैग लेके 16 जने मैच खेलने के लिए जाते थे। और रहने का भी एक रूम, और वो भी कैसा, कभी धर्मशाला में रुक रहे हैं, कभी जो ये बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, स्कूल के हॉल होते हैं, तो हॉल में क्या करते थे वो लोग, ऐसे टेंट से पार्टीशन कर दिए, 4 पार्टीशन 6 पार्टीशन कर दिए। तो ये एक ब्लॉक MP का, एक ब्लॉक UP का, एक ब्लॉक राजस्थान का, मतलब वो एक ही हॉल में 6 टीमें रुकी हुई है, और उनके बीच में मुश्किल से 2 वॉशरूम। तो रात को 3 बजे से उठ के सब लोग वॉशरूम में लाइन लगाते थे, क्योंकि सुबह मैच था। तो ऐसी स्टेज में हम लोगों ने विमेंस क्रिकेट को जिंदा रखा। मैंने वो भी सुना है दीदी कि आपने दिल्ली में लगभग 1.5 महीने का कैंप अटेंड किया, और उसके बाद में वर्ल्ड कप जाने की परमिशंस हमें नहीं मिली। हाँ, नहीं मिल पाई। वो बहुत पेनफुल था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार सीरीज खेल रहे थे, 84, 85, 86, और उन सब सीरीज में हमारे सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। और चूंकि 88 में जब ये वर्ल्ड कप आया, 88, 89 में, तो हम लोग को बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरा तो पहला वर्ल्ड कप था, बाकी मेरे सीनियर्स तो उसके पहले, क्योंकि विमेंस क्रिकेट के वर्ल्ड कप मेंस से पहले शुरू हुए, तो 73 से विमेंस वर्ल्ड कप खेल रही है। तो मेरे जो सीनियर्स थे वो लोग तो पहले 2-3 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, और चूंकि मेरा पहला वर्ल्ड कप था तो मुझे लगा कि मतलब मुझे वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा, क्यूरियोसिटी ज्यादा। यस, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि हम टीम को भेज सकें। तो बहुत ही एक टीम के लिए एक निराशाजनक बात थी कि उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर ये किस तरह से हुआ कि एम्प्लॉयमेंट, जो सुना है कि सबसे पहले रेलवेज ने ऑफर करी, बाद में एयर इंडिया ने भी करी, पर किस तरह से रेलवे का कैसे सपोर्ट मिला? देखिए, माधवराव सिंधिया 85 में जब रेल मिनिस्टर बने तो वो क्रिकेट के लिए बड़े ही मतलब जिसको बोलते हैं ना सजग थे, वो खुद क्रिकेट खेलते थे। तो जब हम लोग उनसे फर्स्ट टाइम मिले
तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि अरे आप तो सब इंडिया के लिए खेलते हो। तो हमने उनको बताया कि हम किन परिस्थितियों में खेल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने 5 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने कहा मैं रेलवे की टीम बनाता हूँ। हम लोग सब लोग बैठ के शॉक हो गए कि मतलब उस इंसान ने मतलब 5 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने कहा मैं रेलवे की टीम बना देता हूँ। अब रेलवे की टीम बनाने के लिए क्या होता है कि जितने रेलवे के जोन है, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, तो सब जोन में प्लेयर्स को पहले आपको अपॉइंट करना पड़ता है और वहां पहले सबकी अपनी अपनी रेलवे की टीम बनती है। फिर वो रेलवे की सब टीमें मिलके एक टूर्नामेंट खेलती हैं जिसको बोलते हैं इंटर रेलवे टूर्नामेंट। और इंटर रेलवे टूर्नामेंट के ऊपर से इंडियन रेलवेज की टीम बनती है। तो शुरू में तो क्या हुआ कि उन्होंने मुश्किल से 1 महीने के अंदर हमारी टीम बनाई। उन्होंने कर्नल सिंह स्टेडियम में ट्रायल्स रखे और शुरू में 25 या 30 प्लेयर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट तुरंत दे दी। तो क्या हुआ कि किसी जोन में 5 प्लेयर थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। तो जब हमारा पहला इंटर रेलवे टूर्नामेंट डिक्लेयर हुआ 85 में, तो हम लोग जब बॉम्बे पहुंचे तो हमने देखा, मैं, डायना और रेखा और अंजलि पेंडारकर और संध्या रेलेकर, हम लोग 5 लोग थे। तो हमने कबड्डी के कुछ प्लेयर लिए, हमने एथलेटिक्स के कुछ प्लेयर लिए, हमने मतलब ऐसे प्लेयर चूज किए जो भाग सकते हो, बॉल के पीछे भागे और बॉल को बाउंड्री से पहले रोक के हम भी उनके साथ भागेंगे क्योंकि उनको थ्रो करना नहीं आता है तो हम थ्रो करेंगे। तो हमने हॉकी के प्लेयर लिए क्योंकि हॉकी का प्लेयर का क्या होता है कि उनका ग्रिप होता है तो वो बैट पकड़ सकते हो। हमने एथलीट लिए ताकि वो भाग के बॉल बाउंड्री के पहले रोके। तो हमने ऐसे प्लेयर्स चूज किए और उनके साथ में हमने इंटर रेलवे टूर्नामेंट खेलना शुरू किया और वो टूर्नामेंट हमने वेस्टर्न रेलवे ने जीता। हाँ, तो इवन इंडियन रेलवेज कितने नेशनल्स में विनर रहा है लंबे समय तक? हम लोग मैं खेली हूँ 85 से 99 तक रेलवेज के लिए और हम लोग सिर्फ एक बार उस पीरियड में एमपी के साथ में ज्वाइंट विनर हुए। 3 डेज मैच था। 3 डेज मैच था, तो फाइनल मैच था। बस उस मैच में हम लोग एमपी के साथ ज्वाइंट विनर हुए। बाकी पूरे टूर्नामेंट हम लोगों ने 85 से 99 तक इंडियन रेलवेज ने जीते हैं, मतलब नेशनल भी और इंटर जोनल्स भी। मुझे उस मैच का वाकया याद है, मतलब मैं भी क्लास 12th में थी तब और लास्ट बॉल पे हमारे घर में शादी थी और वो शादी छोड़ के मैं टूर्नामेंट खेलने गई थी और दूरदर्शन पे आ रहा था। तो तब ये था कि दूरदर्शन पे आना बहुत बड़ी बात थी। तो वो कि पेरेंट्स ने माफ कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, लड़की खेलने गई है। और आपसे तो संध्या दीदी बहुत ही सीखा है। आपने जब ये मर्जिंग हुई बीसीसीआई में तो आपने कैसा मतलब क्या डिफरेंस महसूस किया? देखिए, बीसीसीआई में आने के बाद में इसमें कोई दो मत नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है और आज की तारीख में कोई भी पेरेंट्स बच्चों के करियर के बारे में बात कर सकता है। हमारे समय में क्रिकेट को करियर बनाने के लिए तो सोच भी नहीं सकते थे, सिर्फ हम शौक के लिए खेलते थे। लेकिन आज के समय में ये है कि मैंने देखा है क्लब पे पेरेंट्स 6, 7, 8 साल की बच्ची को लाते हैं और बोलते हैं कि मैडम इसको आप क्रिकेट खिलाओ और हम चाहते हैं कि ये बच्ची इंडिया के लिए खेले। मतलब वो 7, 8 साल की उम्र की बच्ची जो कि अभी क्रिकेट नहीं जानती है, उसके पेरेंट्स की ये उम्मीद है कि ये इंडिया के लिए खेले, तो वो खुद चल के लेके आते हैं बच्चों को और सारा सारा दिन हमने देखा है, मैंने कई जगह देखा है। मैं कभी भोपाल भी जाती हूँ ट्रायल्स लेने, मैं जबलपुर भी गई तो मैंने देखा कि उनके पेरेंट्स सारा सारा दिन बच्चों के लिए बैठे रहते हैं ग्राउंड पे, वो अपने ऑफिस छोड़ के बच्चों को टाइम दे रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट के लिए लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैंने ये जेमिमा रोड्रिग्स का भी देखा है कि उसके फादर हमेशा साथ में लगे रहते थे। वो खुद कोच है। हाँ। वो खुद कोच है, उनका खुद का अपना क्लब है, तो वो अपने ही क्लब से उन्होंने शुरू से उस बच्ची के ऊपर बहुत ध्यान दिया। अभी मतलब ज्यादा करके जब प्लेयर्स खेलते तो उनका डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है और ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन इनटेक के लिए बहुत जरूरी है कि आपको या तो एग्स खाना जरूरी है या नॉनवेज खाना जरूरी है। लेकिन आपने उस वक्त इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जहां पे भी टूर्नामेंट्स हुई, आप अंडा भी नहीं खाती, तो आपने कैसे ये मैनेज किया? देखिए, एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से कभी ये नहीं था कि आप नहीं खाएं, लेकिन कभी मेरा खुद का मन नहीं हुआ। लेकिन क्या है, मैं शुरू से मेरा डाइट बहुत अच्छा रहा। मैं आज भी दूध डेली पीती हूँ, मैं पनीर भी खाती हूँ, मैं दही भी खाती हूँ। तो मैं इस तरह की सब चीजें, और उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट्स डेली खाती हूँ।
तो मेरा जो फूड हैबिट है वो शुरू से बहुत अलग रहा। मैं फ्रूट्स बराबर खाती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अगर मैं वो चीजें नहीं खाऊंगी तो शायद मेरे में स्ट्रेंथ कम हो। मेरे में इस चीज की कभी कमी नहीं रही। और इसीलिए शायद आप जो वेदर डिफरेंस है वो भी शायद आप इसीलिए सस्टेन भी कर पाए। यस। कि इतनी कोल्ड कंट्रीज में जाके भी हाँ। विकेट पे हम लोग जब इतना 86 था। में इंग्लैंड गए थे तो हमारे पास में बहुत अच्छे स्वेटर्स भी नहीं थे, बहुत अच्छे स्वेटर्स भी नहीं थे। और वहाँ वो जो जून जुलाई का महीना था वो भी काफी ठंडा होता है। उनका जो जून जुलाई का महीना होता है वो हमारे जो यहाँ जो दिसंबर जनवरी की ठंड होती है ना, उसके जितना ठंडा होता है। और उसमें वो पतले पतले से स्वेटर पहन के खेलना मतलब बहुत ही तकलीफदायक होता है। तो 2-3 जगह तो हमें इतनी ज्यादा ठंड मिली थी कि मैं खुद भी, जैसे जो मेरी टीममेट्स अंदर बैठी थी, तो 2-3 स्वेटर किसी किसी के पहन के मैं खेल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी बैटिंग होती चली गई तो फिर मैंने धीरे धीरे जब स्वेटर उतारने शुरू किए तो मेरे से अंपायर ने पूछा भी था कि और कितने पहन रखे हैं। मैंने 3 स्वेटर पहन रखे थे। आपने संध्या दीदी, मतलब जो आज हम क्रिकेट का स्वरूप देख रहे हैं इवन WPL में, पर इस स्थिति में आने में बहुत वक्त लगा। तो आप आपके साथ ही ऐसे और किनको याद करती हैं प्लेयर्स जिन्होंने इस क्रिकेट को अपने यहाँ पर इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई? देखिए, डायना ने भी बहुत मेहनत करी है। रेलवे की टीम बनाने में उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इवन इंडियन प्लेयर्स के लिए भी उसने बहुत मेहनत करी है। शांता ने भी काफी मेहनत करी है। उन्होंने भी कर्नाटका को साउथ को उठाने के लिए उन्होंने भी काफी मेहनत करी है। ऐसे ही शुभांगी ने, उन्होंने भी वेस्ट के लिए बहुत मेहनत करी है। तो कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने उस समय भी काफी मेहनत करी है और वो लोग आज भी कर रहे हैं। वो लोग आज भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो सीनियर्स ने इतनी मेहनत करी है तो उसी का नतीजा है जो विमेन्स क्रिकेट आज इस स्टेज पे आके खड़ा हुआ है। क्योंकि बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर WCI के समय, जो कि जब इतनी क्राइसिस थे फाइनेंशियल, अगर उस समय विमेन्स क्रिकेट बंद हो जाता तो मुझे लगता है कि आज जो स्टेज हम विमेन्स क्रिकेट की देख रहे हैं ये नहीं देख पाते। लेकिन इसके साथ में भी एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि जब विमेन्स क्रिकेट BCCI में आया तो BCCI में भी कुछ अधिकारियों का मतलब मूड नहीं था कि विमेन्स क्रिकेट को लिया जाए। उनका ये कहना था कि अरे इनको 20-25 करोड़ रुपए देके इनको जो इनकी बॉडी चला रही है उन्हीं को बोलो कि भैया आप ही चलाते रहो और देख लो, हम नहीं चलाएंगे। लेकिन थैंक्स टू संजय जगदाले साहब उस समय बोर्ड में थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अपनी टीम को खड़ा करना है। और उन्होंने इतनी मदद करी है विमेन्स क्रिकेट की कि उन्होंने गुंटूर में विमेन्स क्रिकेट की एकेडमी बनाई थी उस समय। तो वहां पर प्लेयर्स रहते थे और मतलब वो लोग ट्रेनिंग वगैरह रहते थे। उन्होंने इतने टूर्नामेंट्स करवाते थे। फिर उन्होंने बैक टू बैक इंटरनेशनल सीरीज शुरू करी। जब वो खुद सेक्रेटरी थे तो उन्होंने बैक टू बैक सीरीज शुरू करी थी। उसके पहले मैं खुद नेशनल सेलेक्टर थी। तो वो सब चीजें मैंने देखी हुई है अपनी आंखों से कि संजय भाई ने विमेन्स क्रिकेट को उस समय जो बूस्ट किया था ये उसका आज रिजल्ट है कि आज विमेन्स क्रिकेट को इतनी, मतलब इन लोगों को इतनी सीरीज मिल रही है। अन्यथा उस समय भी कुछ अधिकारी लोग ऐसे थे जिनकी इच्छा नहीं थी कि विमेन्स क्रिकेट को लिया जाए BCCI। मतलब बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत बड़ा बहुत टूर्नामेंट्स होने लग गए और इवन इंडिया के बाहर टूर्स और बाहर की इंटरनेशनल सीरीज बहुत ज्यादा हो गई। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो क्रिकेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारे कुछ प्लेयर लगातार इंटरनेशनल खेलते रहते हैं, WPL खेलते हैं, फिर बाहर जाके भी वहां की भी सीरीज खेलते हैं। और उसके बाद में कुछ हमारे बाकी प्लेयर हमारे डोमेस्टिक खेलते रहते हैं। इसीलिए क्या हो गया कि विमेन्स क्रिकेट में जो ग्रोथ हुई ना वो इस तरह से हुई है कि बाकी प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने के लिए पूरा चांस मिल रहा है। जो लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको इंटरनेशनल में पूरा चांस मिल रहा है। फिर WPL जो स्टार्ट हो गया उसमें भी चांस मिल रहा है। इसलिए एकदम जो पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं जो विमेन्स क्रिकेट में जो मेन ग्रोथ हुई है वो इस कारण। राइट। और पैसा भी आ गया है। पैसा भी काफी पैसा बहुत जरूरी। अब तो सेम फीस दे रहे हैं ना, मेन और विमेन को सेम फीस दे रहे हैं। तो मतलब अब आप आपके घर में अगर कोई बच्चा है, टैलेंटेड है, आपको लगता है अगर वो 7-8-6 साल का भी है ना तो डेफिनेटली आपको उसको क्लब पहुंचाना चाहिए और उस चीज को आप मतलब एक करियर सोच सकते हैं। पहले क्या होता था
कि अगर कोई पूछता था आप क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो, बोले ये क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में आप कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आप पूछेंगे आप क्या करते हो, वो बोलेगा क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपको भी लगता है हाँ ये क्रिकेट खेलता है। तो संध्या दीदी, आपको बहुत बेस्ट विशेस कि आप अपनी आगे आने वाली जो ऑफ द फील्ड क्रिकेट की जर्नी है उसमें आप क्रिकेटर्स का ऐसे ही हौसला बढ़ाएं और क्रिकेट को अपनी सेवाएं देती रहें। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच।